नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमडीएसयू अजमेर बीए सेकंड सेमेस्टर राजनीतिक विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। प्रश्न 1, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। कौटिल्य प्राचीन भारत के प्रमुख राजनीतिक चिंतक थे। उनकी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में राज्य और शासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। कौटिल्य ने राज्य और 7 अंगों वाला माना, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। ये 7 अंग हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। स्वामी अर्थात राजा राज्य का प्रमुख होता है। अमात्य योग्य मंत्री और अधिकारी होते हैं। जनपद में भूमि और जनता शामिल होती है। दुर्ग राज्य की सुरक्षा का साधन है। कोष आर्थिक शक्ति का आधार है। दंड से कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाती है। मित्र से आशय बाहरी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों से है। कौटिल्य के अनुसार इन सभी अंगों की मजबूती से राज्य शक्तिशाली बनता है। इसलिए सप्तांग सिद्धांत प्राचीन भारतीय राज्य राज व्यवस्था को समझने का महत्वपूर्ण आधार है। प्रश्न 2, कौटिल्य की दंड नीति से आप क्या समझते हैं? कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन में दंड नीति का विशेष महत्व है। दंड का अर्थ केवल सजा देना नहीं, बल्कि राज्य में कानून, अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना है। कौटिल्य का मानना था कि यदि राज्य में दंड की उचित व्यवस्था नहीं होगी, तो समाज में अराजकता उत्पन्न हो सकती है। राजा का कर्तव्य था कि वह अपराधियों को उचित दंड दे और निर्दोष लोगों की रक्षा करे। दंड न्यायपूर्ण परिस्थिति अनुसार और अपराध के अनुरूप होना चाहिए। कौटिल्य ने शासन में कानून के महत्व को स्वीकार किया। उनके अनुसार राजा स्वयं भी राज्य और प्रजा के हित में कार्य करे। दंड नीति का उद्देश्य जनता को भयभीत करना नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा कायम करना था। इस प्रकार कौटिल्य की दंड नीति मजबूत प्रशासन, कानून व्यवस्था और राज्य की स्थिरता पर आधारित थी। प्रश्न 3, मनु के राजनीतिक विचारों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। मनु के राजनीतिक विचारों का प्रमुख स्रोत मनुस्मृति है। मनु ने समाज और राज्य की व्यवस्था को धर्म तथा कर्तव्यों से जोड़ा। उनके अनुसार राजा राज्य का प्रमुख होता है और उसका मुख्य कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना तथा न्याय स्थापित करना। राजा को योग्य, अनुशासित और न्याय प्रिय होना चाहिए। मनु ने दंड को शासन का आवश्यक साधन माना, क्योंकि इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। उन्होंने राजा के अधिकारों के साथ उसके कर्तव्यों पर भी बल दिया। उनके विचारों में धर्म, सामाजिक कर्तव्य और न्याय का महत्वपूर्ण स्थान है। मनु के अनुसार शासन का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज में व्यवस्था बनाए रखना है। हालांकि आधुनिक दृष्टि से मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था से संबंधित विचारों की आलोचना भी की जाती है, फिर भी भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मनु का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न 4, शुक्र के राजनीतिक विचारों की विवेचना। शुक्र के राजनीतिक विचार शुक्र नीति से संबंधित हैं। उन्होंने राज्य, राजा, प्रशासन और प्रजा के संबंधों पर विचार किया। शुक्र के अनुसार राज्य की सफलता के लिए योग्य और कुशल राजा आवश्यक है। राजा का प्रमुख दायित्व प्रजा की रक्षा करना, न्याय देना और राज्य में शांति बनाए रखना है। उन्होंने प्रशासन में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति तथा अनुशासन पर जोर दिया। शुक्र ने शासन के विभिन्न कार्यों और राज्य की सुरक्षा के महत्व को स्वीकार किया। उनके विचारों में राज, धर्म और प्रजा कल्याण का समन्वय दिखाई देता है। राजा को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राज्य और जनता के हित में कार्य करना चाहिए। शुक्र ने आर्थिक संसाधनों, सेना और प्रशासन को भी राज्य की शक्ति के महत्वपूर्ण आधार माना। इस प्रकार शुक्र का राजनीतिक चिंतन व्यवहारिक शासन, प्रशासनिक दक्षता और प्रजा की सुरक्षा पर आधारित है।
प्रश्न 5, राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों का व्याख्या। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख विचारक थे। उन्हें भारतीय उदारवाद का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के शासन और सामाजिक सुरक्षा का समर्थन किया। राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता और विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के समर्थक थे। उनका मानना था कि समाज की प्रगति के लिए शिक्षा और तर्कशील सोच आवश्यक है। उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों तथा सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। विशेष रूप से उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध महत्वपूर्ण संघर्ष किया। वे भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के पक्षधर थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन की कुछ आधुनिक संस्थाओं और शिक्षा के सकारात्मक पक्षों को स्वीकार किया, लेकिन प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की भी मांग की। उनके विचारों में स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार, आधुनिक शिक्षा और कानून के शासन का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। प्रश्न 6, स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों को समझाइए। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख विचारक थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया। उनका उद्देश्य भारतीय समाज को अंधविश्वास, रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करना था। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक सुधार और समानता पर जोर दिया। दयानंद सरस्वती ने व्यक्ति का सत्य, नैतिकता और कर्तव्य के आधार पर जीवन जीने की प्रेरणा दी। वे समाज में व्याप्त उनके कुरीतियों के विरोधी थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक सुधार का समर्थन किया। उनका चिंतन भारतीय संस्कृति और आत्मसम्मान की भावना को मजबूत करने वाला था। आर्य समाज के माध्यम से उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों को बढ़ावा दिया। उनके विचारों ने भारतीय समाज में जागृति तथा राष्ट्रीय चेतना के विकास में योगदान दिया। इसलिए आधुनिक भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन के विकास में दयानंद सरस्वती का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न नंबर 7, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदारवादी नेता और राजनीतिक चिंतक थे। वे संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण तरीकों से राजनीतिक सुधार प्राप्त करने के समर्थक थे। उनका विश्वास था कि भारत में राजनीतिक जागरूकता के साथ साथ शिक्षा और सामाजिक सुधार भी आवश्यक है। गोखले कर्मिक सुधारों के माध्यम से स्वशासन की स्थापना चाहते थे। वे विधान परिषदों में भारतीयों की अधिक भागीदारी और प्रशासन में सुधार के पक्षधर थे। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण साधन माना। गोखले आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए भारतीय जनता के हितों की रक्षा चाहते थे। वे सामाजिक सद्भाव और राजनीतिक प्रशिक्षण पर जोर देते थे। महात्मा गांधी ने भी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। इस प्रकार गोखले का राजनीतिक चिंतन उदारवाद, संवैधानिक सुधार, शिक्षा और कर्मिक स्वशासन पर आधारित था। प्रश्न नंबर 8, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचार। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख उग्रवादी नेताओं में से थे। उनका प्रसिद्ध विचार था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने स्वराज को भारतीय जनता का अधिकार माना। वे राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए सक्रिय जन भागीदारी और संघर्ष के समर्थक थे। उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे सार्वजनिक आयोजन के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करने का प्रयास किया। तिलक ने ब्रिटिश शासन की नीतियों का तीव्र विरोध किया और भारतीयों में आत्मविश्वास तथा राष्ट्रीय गौरव की भावना विकसित की। वे शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता को भी महत्वपूर्ण मानते थे। उनके राजनीतिक विचारों में स्वराज, राष्ट्रवाद, जन संगठन और सक्रिय राजनीतिक संघर्ष प्रमुख थे। तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अधिक जन आधारित और संघर्षशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 9, महात्मा गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत की व्याख्या। महात्मा गांधी के राजनीतिक चिंतन में सत्याग्रह का विशेष स्थान है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह या सत्य के लिए दृढ़ संघर्ष। गांधी जी के अनुसार न्याय का विरोध हिंसा से नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से किया जाना चाहिए। सत्याग्रही अन्याय का विरोध करते हुए स्वयं कष्ट सहन करता है।
लेकिन विरोधी के प्रति घृणा नहीं करता। सत्याग्रह का उद्देश्य विरोधी को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसके हृदय और विचारों में परिवर्तन लाना है। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में किया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में उनके अहिंसक संघर्ष का प्रभाव दिखाई देता है। सत्याग्रह ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक जन समर्थन दिलाया। ये गांधी जी के सत्य, अहिंसा और नैतिक राजनीतिक विचारों का प्रमुख साधन था। गांधी जी के स्वराज संबंधी विचारों को समझिए। गांधी जी के लिए स्वराज का अर्थ केवल विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था। उनके अनुसार वास्तविक स्वराज का अर्थ व्यक्ति और समाज का आत्म अनुशासन तथा आत्मशासन भी है। गांधी जी ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें जनता अपने जीवन और शासन में सक्रिय भूमिका निभाए। वह सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण के विरोधी थे और ग्राम स्वराज को महत्व देते थे। उनके अनुसार गांवों को स्थानीय स्तर पर अपने निर्णय लेने की पर्याप्त स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वराज में राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय भी आवश्यक है। गांधी जी व्यक्ति की स्वतंत्रता को उसके कर्तव्यों से जोड़ते थे। वे ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें कमजोर वर्गों की सुरक्षा और सभी के कल्याण का ध्यान रखा जाए। इसलिए गांधी जी का स्वराज व्यापक अर्थ में आत्मनिर्भरता, लोकतंत्र, नैतिकता और जन भागीदारी पर आधारित व्यवस्था थी। 11. महात्मा गांधी के राज्य संबंधी विचारों की विवेचना। गांधी जी राज्य की अत्यधिक शक्ति और केंद्रीकरण को उचित नहीं मानते थे। उनके अनुसार राज्य की शक्ति बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। वे ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें लोगों में आत्म अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित हो। गांधी जी आदर्श रूप में अहिंसक और विकेंद्रीकृत समाज की कल्पना करते थे। उनके ग्राम स्वराज के विचार में गांव राजनीतिक और सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण इकाई था। गांधी जी का मानना था कि शासन जनता की सेवा का माध्यम होना चाहिए, नहीं कि जनता पर नियंत्रण का साधन। वे सत्ता के विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन के समर्थक थे। हालांकि वे तत्काल राज्य विहीन समाज की स्थापना की व्यवहारिक संभावना को लेकर आदर्शवादी दृष्टिकोण रखते थे। उनके राज्य संबंधी विचारों का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक सहयोग, अहिंसा और जन कल्याण को बढ़ावा देना था। प्रश्न नंबर 12, जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचारों की प्रमुख विशेषता। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के प्रमुख राजनीतिक चिंतक और राष्ट्र निर्माता थे। उनके राजनीतिक विचारों पर लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव था। नेहरू लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के मजबूत समर्थक थे। वह भारत को आधुनिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय भी आवश्यक है। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा का समर्थन किया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो। नेहरू मिश्रित अर्थव्यवस्था और योजनाबद्ध आर्थिक विकास के पक्षधर थे। वे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोधी थे तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और गुण निरपेक्षता के समर्थक थे। उनके राजनीतिक चिंतन ने स्वतंत्रता भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं, आर्थिक नियोजन और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक विचारों की व्याख्या। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के महान राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतक थे। उनके चिंतन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता की स्थापना था। उन्होंने जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र सभी सफल हो सकता है जब समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता भी हो। अम्बेडकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन के समर्थक थे। उन्होंने कमजोर और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा पर विशेष जोर दिया। भारतीय संविधान के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।
वे संवैधानिक उपायों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। उनके अनुसार शिक्षा, संगठन और संघर्ष सामाजिक उन्नति के महत्वपूर्ण साधन हैं। अम्बेडकर का राजनीतिक चिंतन आधुनिक भारत में समान नागरिकता, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत आधारशिला प्रस्तुत करना। एम.एन. राय के राजनीतिक विचारों की विवेचना। एम.एन. राय भारतीय राजनीतिक चिंतन के महत्वपूर्ण विचारक थे। उनके विचारों में समय के साथ परिवर्तन आया और वे मार्क्सवाद से आगे बढ़कर रेडिकल ह्यूमनिज्म की ओर गए। राय व्यक्तिगत की स्वतंत्रता और विवेक को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना होना चाहिए। वह अंधविश्वास और कट्टर विचारधारा के विरोधी थे। उन्होंने तर्क विज्ञान और मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज की कल्पना की। राय केंद्रीकृत और निरंकुश सत्ता के आलोचक थे। वे लोकतंत्र को केवल चुनावों तक सीमित न रखकर नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से जोड़ना चाहते थे। उनके रेडिकल ह्यूमनिज्म स्वतंत्रता के विवेक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नैतिकता के प्रमुख स्थान प्राप्त हैं। इस प्रकार एम.एन. राय का चिंतन आधुनिक लोकतांत्रिक और मानवतावादी राजनीति का महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रश्न 15 भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषता बताइए। भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा अत्यंत प्राचीन और व्यापक है। इसमें धर्म, नैतिकता, शासन, न्याय, कर्तव्य और लोक कल्याण जैसे विषयों पर विचार मिलता है। प्राचीन चिंतकों जैसे मनु और कौटिल्य ने राज्य, राजा, प्रशासन और अन्य व्यवस्था पर विचार किया। मध्यकाल में राजनीतिक चिंतन में धर्मों के बीच समन्वय और शासन की वैधता जैसे विषय दिखाई देते हैं। आधुनिक काल में राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू और अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर विचार प्रस्तुत किए। भारतीय राजनीतिक चिंतन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें राजनीति को नैतिकता और सामाजिक जीवन से अलग नहीं माना गया। आधुनिक भारतीय चिंतन में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय जैसे आधुनिक मूल्यों का विकास हुआ है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट में बताओ कि अगला वीडियो किस विषय पर बनाऊं।